आती है, इसलिए देश में ऐसे नापाक लोगों को निकाल बाहर किया जाए, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा संकल्प। लेकिन भाजपा की सरकार जब से आई है, जो धर्म प्रेम सिखाता हो, जो धर्म इंसानियत का दर्ज देता हो, जो न्याय सिखाता हो, उस धर्म का बेदरेल इस्तेमाल इन्होंने गद्दी हासिल करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के दरमियान में नफरत पैदा करके किया। पानी मत लिखना, महलों में जो नाचती हो उसे रानी मत लिखना। आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेगी मेरे हम असरो, मजलिस के दीवानों, आने वाली नस्लें रश करेंगी तुम पर मजलिस के दीवानों। कातिल को लिखना, कातिल कभी मसीहा नहीं लिखना। आज के लहरियासराय के इस ऑडिटोरियम में MIM की जानिब से मुनक़िद इस तारीख साज जलसे में मौजूद आज के मेजबान खास, इस इलाके के मकबूल महबूब खादिम, जुर्रतमंद और बेबाक क़यादत की सलाहियत रखने वाला नौजवान अजीजी भाई मोहम्मद अबुल कलाम साहब, डाइस पे तशरीफ फरमा बिहार स्टेट के यूथ प्रेसिडेंट और पार्टी के तर्जुमान अजीजी भाई जनाबे आदिल हसन एडवोकेट साहब, पार्टी के सीनियर साथी चंपारण में इनकलाबी आवाज भाई अकरम सिद्दीकी साहब, दरभंगा में पार्टी के जिला इकाई के मजबूत साथी अजीजी सफकत रिजवान बाबू, अजीजी भाई सादाब साहब, भाई जनाब नुसरत नवाब साहब, पार्टी के सेक्रेटरी जनाबे भाई जलाल साहब, अभी पार्टी में नई तवानाई के साथ अपना योगदान देने वाले योद्धा जनाबे डॉक्टर कुमार गौरव सिंह जी, गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल भाई आदरणीय ब्रिज मोहन झा जी, गगनदीप झा जी, निचारी मंडल जी, भाई सनत नारायण मंडल जी, भाई सनत पासवान जी, भाई पवन पासवान जी, यहां पर मौजूद सभी जियाले नौजवानों, अजीजों, दलित और मुस्लिम भाइयों, और आज की इस महफिल की बड़ी बेहतरीन और खूबसूरत निजामत कर रहे हैं जनाबे भाई गुलाम मुजफ्फर खान साहब। मैं समझता हूं कि 10 बजे से यहां बैठकर रहना और पेशानी पे कोई परेशानी का न दिखना इस बात की अलामत है कि आपने MIM को दिल से कबूल ही नहीं किया है, बल्कि इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, इस मुल्क के आमिर हुक्मरानों को ठिकाना लगाने के लिए, बिहार को जालिम लोगों से मुक्त कराने और इंसाफ को कायम करने के लिए, दलित अगले पिछड़ों को मान और सम्मान देने के लिए आप लोगों ने कसम खाई है। मैं आपके इस दिलेरी के लिए आप सबको मुबारकबाद देता हूं। हमसे पेश करो, हमारे जिम्मेदारों ने बड़ी अपनी जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है। भाई आदिल साहब ने, अजीजी रहमत अली एडवोकेट ने पार्टी के कारकर्दगी पर रोशनी डाली है। आगे हमें क्या कुछ करना है, इनके अज़ाइम और हौसले क्या है, यह हमारी पार्टी की मीटिंगों, असेंबली की कार्रवाइयों, सड़क पर हमारे धरने सबसे वाज़ेह है कि इस मुल्क में हम चाहते क्या है। इस मुल्क में 2-3 तरह की लड़ाई है। कुछ लोग सत्ता पाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये धरती आपकी, दीवानों की, आपके मिथिलांचल की कोई राजधानी है ये, और ये सरजमीन भी शाहिद है कि इस मुल्क में ब्राह्मणों ने राज किया, क्षत्रियों ने राज किया, मुसलमानों ने राज किया। लेकिन माजी की तारीख को आप अगर देखेंगे कि छुटपुट घटनाएं, कभी अपनी सल्तनत, कभी अपनी जागीर,
कि अपनी अभी नवाबी को बचाने के लिए किया हो। मान सिंह हो, फजल अली हो, तान सिंह हो, ये सारे लोग मिलजुल कर, अकबर का जमाना हो, मुगल का जमाना हो, आप देखेंगे कि वहां पर हिंदू मुसलमानों के नाम पर लड़ाई नहीं की। लड़ाई जो एक इंसानी जिंदगी का हिस्सा है, दो भाई में भी इख्तलाफ होता है, गांव और बस्ती में रहने वालों पर भी इख्तलाफ होता है। कभी कभार अगर कुछ भी मामला हुआ तो लोगों ने अपनी सल्तनत, अपनी जागीर, अपने राजकाज को बचाने के लिए किया। धर्म को लोगों ने न्याय, इंसाफ और अमन के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन भाजपा की सरकार जब से आई है, जो धर्म प्रेम सिखाता हो, जो धर्म इंसानियत का दर्ज देता हो, जो न्याय सिखाता हो, उस धर्म का बेदरेल इस्तेमाल इन्होंने गद्दी हासिल करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के दरमियान में नफरत पैदा करके किया। जिन मंदिरों से न्याय की संख बजती, जिन मस्जिदों से अमन की आवाज आती, जिन गुरुद्वारों से भाईचारे की आवाज आती, जिन गिरजाओं से इंसानी खिदमत की सदा बुलंद होती, ये इनको लड़ाने का काम किया आपस में, और इनके मुंह को इंसानी खून का मजा लग गया है। यही वजह है कि बाबरी मस्जिद का मसला हो, राम जन्मभूमि हो, गोधरा का हादसा हो, ये सारे नफरत के काम थे जिसके जरिए से बीजेपी ने सल्तनत हासिल की। और आज बीजेपी जब ये देख रही है कि मैं करोड़ों नौजवानों को जो हर साल नौकरी देने के बाद कही थी, मैंने जो कहा था कि 15 लाख गरीबों के खाते में आएंगे, मैंने जो कहा था कि किसानों को फसलों की उचित कीमत मिल पाएगी, मैंने जो कहा था गरीबों के घर में खुशहाली आएगी, एक भी दावा पूरा न कर सकी यह पार्टी। फिर इनको तलाश है कि फिर वही नफरत की आग सुलगाई जाए और तीसरी बार अपनी रोटी सेकने की कोशिश की जाए। मैं इन जालिम हुक्मरानों को, दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए इन बेईमानों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि काट की हंडी एक बार नहीं, कुछ हिस्सा बच गया था तो 2 बार चढ़ गई है। तीसरी बार तुम्हारी सल्तनत बनने वाली नहीं है। जिन्होंने मजहब का इस्तेमाल नफरत के लिए किया, ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना देश के जन जन की कन कन की जिम्मेदारी है। इसलिए देश में ऐसे नापाक लोगों को निकाल बाहर किया जाए, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। आइए बिहार की तरफ समाजवाद के नारे बुलंद हुए, गरीबों के उत्थान की बात कही गई, दलितों को न्याय और सम्मान की बात कही गई। देश की आजादी के 75 साल तारीख के औराक को उलट उलट कर पढ़ लीजिए। जब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए गांधी ने, मौलाना आजाद ने, भीमराव अंबेडकर ने लोगों को जगाना चाहा तो बड़े मायूस थे गांधी। गांधी जब गए अमीरों के पास, पढ़े लिखों के पास, तो सबने कहा गांधी, माँ बाप ने तुम्हें बैरिस्टर बनाया है, विदेश से पढ़कर आए हो, बीवी ने भी सपना देखा होगा कि कुछ जरा आराम की जिंदगी गुजारते, 4 पैसे कमाते, अच्छा सा घर बनाते, ये देश की आजादी के लिए कहां आए हो। गांधी बहुत मायूस हो गए थे कि देश के पढ़े लिखे लोग, देश के बड़े लोग देश की आजादी के संग्राम में साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मुरझाए बैठे थे गांधी। मुलाकात हुई मौलाना आजाद से, कहा गांधी क्या किया तुमने, अपने मंसूबे पर अमल कितना किया। गांधी ने बड़ी मायूसी से कहा, मौलाना मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि देश के संग्राम की, देश की आजादी के संग्राम की लड़ाई में लड़ सकूंगा, मैं मायूस हूं। कहा क्यों हो मायूस। गांधी ने बताया, मैं प्रोफेसर्स के पास गया, मैं डॉक्टर्स के पास गया, मैं लॉयर्स के पास गया, कल कारखाने वालों के पास गया, जमींदारों के पास गया, सारे बड़े लोगों से नहीं मिला। मुझे बड़ी मायूसी आई है कि देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, मैं लड़ाई कैसे लड़ूंगा। गांधी ने कहा, मौलाना आजाद ने कहा, गांधी तुमने कानून की किताबें पढ़ी है, अंतरराष्ट्रीय कानून की किताबें तुमने पढ़ी है, इंटरनेशनल लॉ तुमने पढ़ा,
उसे गर्मी की जरूरत होती है तो आग सुलगाने की कोशिश करता। तुम देखते नहीं कि आग जो लगती है वो सूखी लकड़ी में लगती है, कच्ची लकड़ी में कभी आग नहीं लगती। जाओ तुम गरीबों के दरवाजे पर, ये सूखी लकड़ियों के मानिंद है, जिनको रोटी नहीं मिली, जिनको इज्जत नहीं मिली, जिनको मकान नहीं मिला, उनके दिलों में जाकर तुम आजादी के चिराग को रोशन करने का काम करो। देखो ज्वालामुखी वहीं से फूटेगा। गांधी गए गरीबों की बस्ती की तरफ, फिर गरीबों ने कहा गांधी क्या मिल पाएगा, राजकाज बदलता रहा। देसी राजा थे, मुगल आए, मुगल गए, अंग्रेज आए, फिर तुम कहते हो कि फिर कोई देसी राजा आएगा, मुझको क्या मिल पाएगा। तो गांधी ने सपना दिखाया था। क्या कहा था गांधी ने कि राजा का बेटा हो या मेहतर के संतान, देश होगा आजाद तो सबको मिलेगा मौका एक समान। ये नारा दिया गांधी ने। गांधी ने नारा दिया और गरीबों ने अगली पंक्ति में लड़ाई लड़ी। उन्हीं गरीब भाइयों को श्रद्धांजलि पेश करता हूं जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए पहली पंक्ति की लड़ाई शुरू की, और जब आग सुलग गई तो सारे बड़े लोग बात को आए। और आज दिल पर हाथ रखकर पूछिए, देश की आजादी के 75 साल मुकम्मल हो गए, क्या गरीबों को, क्या पिछड़ों को, क्या दलितों को, क्या मेहतरों को वो सम्मान मिला? नहीं मिला। बल्कि सच तो ये है कि आज से 30-40 साल पहले एक स्कूल था, उसमें अगर प्रखंड लेवल का स्कूल था तो वहीं पर दारोगा का बेटा भी पढ़ता था, वहीं बीडीओ का बेटा भी पढ़ता था। यही दरभंगा में जिला हाई स्कूल है, वहां पर डीएम का बेटा भी पढ़ता था, एसपी का बेटा भी पढ़ता था, किसी किसान का बेटा भी, और मोहल्ले का मेहतर का बेटा भी अगर पढ़ने से रुचि रखता था उसी स्कूल में पढ़ता था। लेकिन इन देसी अंग्रेजों ने, इन जालिमों ने कैसी पद्धति ला दी कि अब ये सरकारी स्कूल गरीबों के बच्चे के स्कूल हो गए हैं। जो मंत्री है, जो सरकारी चाकर है, उनका बेटा स्कूल में नौकर तो बन सकता है, डीओ तो बन सकता है, एजुकेशन ऑफिसर तो बन सकता है, लेकिन इन स्कूलों में किसी अमीर का बच्चा नहीं बल्कि गरीब और दलित का बच्चा पढ़ता है। और जब गरीब और दलित का बच्चा पढ़ता है तो इन बेईमानों को आज भी लगता है कि इन गरीबों को कपड़े चाहिए, इन गरीबों को रोटी चाहिए, मिड डे मील के नाम पर, साइकिल के नाम पर, पोशाक के नाम पर, किताबों के नाम पर हमारी और आपकी गाड़ी कमाई की दौलत लुटाई जाती है। हमारे गरीब बच्चों को कपड़ा तो मिल जाता, साइकिल मिल जाती है, लेकिन शिक्षक नहीं मिल पाता, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। क्या है, आप पहले हॉस्पिटल से उसी में इलाज होता था सबका, लेकिन आज 5 स्टार हॉस्पिटल्स, अमीरों के हॉस्पिटल अलग हो गए, गरीबों के हॉस्पिटल अलग हो गए। मैं समाजवाद का नारा देने वाले, लोहिया का नाम लेने वाले, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेने वाले इन बेईमान नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन के जमाने में आकर तुम जिनका पवित्र नाम लेकर आवाम को धोखा देते हो, इलेक्शन के बाद फिर उन गरीब के बच्चों को हक क्यों नहीं मिल पाता, इंसाफ क्यों नहीं मिल पाती, गरीबों के दरवाजे तक इंसाफ क्यों नहीं पहुंचा, दलितों के घर तक सड़क क्यों नहीं पहुंची। आज स्वर्ण जाति के लोग भी गरीब है, उनको नौकरी क्यों नहीं मिल पाती। 10 लाख नौकरी का वादा किया, किन से वादा किया था? राष्ट्र से वादा किया था या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने वादा किया था? आपने वादा किया था बिहार की जनता से। 1,70,000 की वैकेंसी अभी निकली टीचरों के लिए। बिहार के बच्चे पढ़कर इंजीनियर और डॉक्टर बनकर, डॉक्टर तो पेशा कर भी लेता, न जाने कितने इंजीनियर बेरोजगार हैं। मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनने की सलाहियत रखने वाला डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, नौकरी नहीं दे पा रहे हो। और डोमिसाइल के कानून को तुमने लागू नहीं करके कह दिया कि बिहार के बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आती, आर्यभट्ट की सरजमीन, और बिहार के बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आती, बिहार के बच्चों को साइंस पढ़ाना नहीं आता। देश की नेतागिरी के खातिर बिहार के नौजवानों की नौकरियों पर भी इस हुकूमत ने लात मारने का काम किया है। आज आप देख लीजिए, सरकारी ऑफिसों में जाकर देखिए, नीतीश कुमार कैसे मोदी है, तारीख को याद करना पड़ेगा। मोदी को अगर किसी ने न्योता दिया देश की गद्दी पर बैठने का, प्रधानमंत्री बनने का, वो नीतीश कुमार है। वो नीतीश कुमार जो आज कहता है मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं। आपको याद है, इसी शख्स ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में लौट कर नहीं जाऊंगा। बीजेपी में लौट के गया कि नहीं, धोखा दिया कि नहीं? जो धोखाबाज हो सकता है देश का अच्छा शासक नहीं हो सकता। और क्या किया इसने क्या कहा? इसने सारी बातें कही। ये आपको याद होगा 2007 और 2008 को पंडित जी परेशान थे, मुल्ला परेशान थे। क्या परेशान थे? नीतीश ने कहा घर घर दारू पीने दो, गरीबों के बच्चों को गरीब रहने दो।
और क्या क्या मौजा मौजा में सब लोगों को मंदिर के करीब शराब की दुकान, मस्जिद के करीब शराब की दुकान, स्कूल के करीब शराब की दुकान, हॉस्पिटल के करीब शराब की दुकान। जब सबने पीना सीख लिया तो अब क्या किया, इसने गुजरात का मुताला किया। क्या किया कि गुजरात में शराबबंदी की गई। जब देश की आजादी हो रही थी, देश की आजादी के बाद बापू से पूछा किसी ने कि बापू आजाद भारत में शराब नीति क्या होगी, तो बापू ने कहा आजाद भारत में शराब पीने की इजाजत नहीं होगी। कहा बापू शराब से जो रेवेन्यू की आमदनी होती है उससे बहुत सारे स्कूल और हॉस्पिटल चलते हैं, अगर वो आमदनी रुक गई तो नुकसान होगा। क्या कहा था बापू ने, मेरा बच्चा बच्चा निरक्षर रह जाए, मेरा आदमी दवा के बगैर दम तोड़ दे, मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को शराब पीकर मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। गांधी ने ये बात कही और नीतीश ने घर घर शराब पिला दिया। और गुजरात में इसके आका ने क्या किया था, गुजरात में शराबबंदी हुई। पहले शराब बिकती थी, उसका टैक्स का पैसा सरकार को आता था। नीतीश कुमार ने अब सारे लोगों को पिलाना शुरू कर दिया। अब सोचा कि अब तो आदी हो गए हैं, अब इनको महात्मा जननायक रिफॉर्मर समाज सुधारक बनने का सपना आया। और उसने क्या कहा, नहीं नारियों का बड़ा अपमान हो रहा है, चौराहे पे बड़ा हंगामा हो रहा है, नहीं नशे का जो हुआ शिकार उजड़ा उसका घर और परिवार। ये बालिग होने में कितने दिन लगते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी जिंदगी के 60 साल की उम्र में शराब पिलाया लोगों को और 65 साल की उम्र में आके कहता शराबबंदी। तो क्या शराब की हुर्मत समझने में इसकी उम्र को 65 साल लगे तब उनको पता लगा कि शराब खराब चीज है। नहीं नौजवानों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, मैं सच्ची बात आपको कह रहा हूं, इसने बड़ी चतुराई से काम किया। क्या किया, जो रेवेन्यू का पैसा आता था सरकार की तहवील में, उसने कहा नहीं शराब का कोई लाइसेंस नहीं, शराब किसी को पीने नहीं दिया जाएगा। हर दिन आप देखते कि नहीं थाने में हजारों गाड़ियां नीलाम होती कि नहीं, हर दिन पकड़े जाते कि नहीं, लेकिन पकड़े जाते हैं 5%, 95% पकड़े नहीं जाते। शराब पहले दुकान में बिकती थी, अब शराब घर में पहुंचाई जाती है। शादी खानों में शराब पीते हैं लोग, दिल्ली में भी बैठकर बड़े बड़े लोगों के दालानों में पहुंचाई जाती है शराब। क्या क्या नीतीश कुमार ने कहा पैसा मत जाने दो सरकारी खाते में, मुझे पार्टी चलानी है, लोगों का वोट तो मुझे नहीं मिलता, मुझे खरीदनी है। और ये सीओ के जरिए से, दारोगा के जरिए से, पुलिस के जरिए से, शराब माफियाओं से वसूला हुआ अवैध राशि आज सरकार अपने पार्टी के खजाना में रखती है और पूरी कौम को शराब पिलाकर बर्बाद कर रही है। शराबबंदी कहीं पर लागू नहीं है। नीतीश कुमार ने इस तरह से सरकारी रेवेन्यू का अपमान किया है, शोषण किया है। क्या आप नहीं उठेंगे, क्या आप नहीं देखेंगे? बड़ी उम्मीद थी कि लालू जी आ गए हैं तो तब्दीली हो जाएगी, बीजेपी चली गई है। जदयू के साथ अब तेजस्वी जी आ गए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर किनका है? चंद्रशेखर जी किस पार्टी से जीते हुए हैं? और आज मामला यह है कि घोड़ा खूब सेहतमंद हो जाए, आप बैठने वाला दुबला हो जाए और हाथ में लगाम भी नहीं हो तो घोड़े पे सवारी कर सकता है क्या? घोड़ा पीठ से पटक देता है और नतीजा है कि आज उस हालत पर पहुंचा दिया गया है कि नौकरशाह वजीर की बात भी नहीं सुनता है। न जाने कितनी लालच है और नौकरशाह को किस कदम पर चढ़ा दिया है इन लोगों ने कि बिहार में ये देखने को मिलता। आप सीओ और वीडियो के यहाँ पहले जाते थे, वो घबरा कर आप पे काम करता था। ऑनलाइन रजिस्ट्री करने के लिए सवेरे आए हैं, बेटी की शादी है 3 दिन में, कहा था सर्वर डाउन है, पैसे दीजिए तो 7 बजे आपकी रजिस्ट्री हो रही है। रजिस्ट्री ऑफिस में रिश्वत, आप जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए, आप आय प्रमाण पत्र बनाने जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाइए। क्या कहते हैं गुड गवर्नेंस? किसको कहते हैं गुड गवर्नेंस? आप जब हो ही नहीं इस लायक, आपका इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा है, सर्वर डाउन रहता है, तो फिर आपने ऑनलाइन सिस्टम क्यों लाया? जो लोग पैसे देते हैं सूरज डूबने के बाद दफ्तरों में उनका काम हो जाता है, जो बेचारा गरीब पैसा नहीं दे पाता वो बेचारा दिन भर लगकर लौट कर जाता है। ये सच्चाई है या नहीं है? अगर ये सच्चाई है तो इस सच्चाई को समझते हुए इन पापियों के खिलाफ लड़ना है कि नहीं लड़ना है? आप देख लीजिए पटने में क्या था जब देश आजाद हुआ था, जो हालत पटने की थी उससे कहीं यहां पर दरभंगा किसी मामले में पीछे नहीं था। दरभंगा के महाराजा ने
जो सल्तनत यहाँ पर कायम की थी, लेकिन आज पूरे राज्य का पैसा टैक्स वसूला जाता है। पटने में क्या बनता है? पटने में फ्लाईओवर बनता है, पटने में चौड़ी सड़कें बनती हैं, पटने में फूल की क्यारियां बनती हैं, मेरीन ड्राइव बम्बई के तट पर समंदर के किनारे, लेकिन पाप से तो गंगा मैया भी पटना छोड़कर भाग रही है। आप मेरीन ड्राइव बना रहे हो, आप गंगा नदी पर 5-5 किलोमीटर पर पुल बना रहे हो, लेकिन आज भी दरभंगा शहर तालाब में डूबा हुआ है। आज भी दरभंगा शहर का पानी नहीं निकल पा रहा है। दरभंगा को जिस जगह पर पहुंचना था उस जगह पहुंचने नहीं दिया। मैं तो साधुवाद देता हूं कि जो हमारे बंधु हैं, जो लोग इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, मिथिला राज का जो आंदोलन चला रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को साधुवाद देता हूं कि कम से कम कुछ जाने लोग यहाँ से उठते हैं और मिथिला की पुरानी इज्जत को लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों का साधुवाद देता हूं। क्या हुआ इन लोगों ने? देश जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, टैक्स का पैसा सबको तो डॉक्टर सबको मिले, टैक्स का पैसा सबको तो बिजली सबको मिले, टैक्स का पैसा सबका तो सबको सरकारी सुविधाएं एक समान मिले। लेकिन पटना में जाइए, मंत्रियों के कुत्तों पर पंखा चलने के लिए बिजली है, मंत्रियों के कुत्ते वहां पर एसी में सुस्ता रहे हैं। और मेरे गांव में मेरी माँ बीमार भी है, तो आज मेरे घर में बिजली गायब है। और दिल्ली और पटना में, दिल्ली और बम्बई में मजदूर बेटा है, तो कहीं कहीं ऐसी नौबत आती है कि वहां पर मोबाइल चार्ज करने के लायक भी बिजली नहीं है। ये सच्चाई है या नहीं है? हर तरफ से लूट, हर तरफ से खसोट, ये जो नाइंसाफी है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्षेत्रवाद है। नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, अगर हिम्मत है तो बता दे कि पिछले 15-17 सालों में कितनी राशि उसने नालंदा में लगाई। मैंने कहा था सदन में कि माननीय मुख्यमंत्री जी, नालंदा बिहार में है या बिहार में नालंदा है, ये तय करना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, नालंदा के नहीं है, लेकिन सारा काम नालंदा में होगा। मेरे गरीबों के, रातों दिन कृषकों के पार होने के लिए, गांव में रहने वालों के लिए पुल नहीं है, कलवट नहीं है। और नालंदा को जाकर देखो, गिलास ब्रिज बना हुआ वहां पर, शीशे का महल, शीशे का पुल बना हुआ है। ये क्या है? इस देश के, इस राज्य के पैसे को लूटकर कोई भूखा फुटपाथ पे रोएगा, कोई महलों में शराब पीकर नाचेगा, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यही तमाम तर नाइंसाफी के खिलाफ, यही तमाम तर बेईमानी के खिलाफ, जिसने कहा सत्ता मेरी ख्वाहिश नहीं है, वजारत मेरी आरजू नहीं है, और अगर वजीर बनना चाहती मेरी पार्टी, वजारत हासिल करना चाहती, तो तेलंगाना में तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप जानते हैं कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सामने में कोई भी खड़ा होता है तो कद से ही छोटा नहीं लगता, चाहे टीवी का स्क्रीन हो या पार्लियामेंट की बहस हो, हर कोई उनके सामने में नाटा पड़ जाता है, बौना पड़ जाता है। वो क्या है? अगर वो आदमी चाहता मंत्री बनना तो मंत्री नहीं बनता। कहा नहीं, मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मेरी पार्टी भले ही सपोर्ट कर दे तेलंगाना सरकार को, लेकिन मैं मंत्रालय नहीं लूंगा, मंत्रालय लेकर मुंह में पट्टी बांधकर किसी सरकार का गुलाम नहीं बनूंगा, जनता को इंसाफ देने की लड़ाई लड़ूंगा। यही वजह है कि जनता को वहां पर इंसाफ वो सब दिलवा रहा है। और पूरे देश के अंदर में मजलूमों की अगर तनहा कोई आवाज है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। मैं राजद में था और जदयू में चंद दिनों के लिए आया, जब बीजेपी से जदयू अलग हुई थी, और मैंने भाप लिया था उस वक्त। आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने मुझे पागल भी कहा होगा। 2014 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन मैंने छोड़ दिया, तो मैंने क्यों छोड़ा था? मैं एमएलए था, रिजाइन करके आया था, और वो भी सरकारी पार्टी का टिकट कोई फेंक दे। मैंने देखा कि टिकट मुझको दिया गया है, और वहां भाजपा के लोगों को जिताने के लिए नीतीश के लोग मदद कर रहे हैं। मैंने नीतीश जी को खबर दी, अरे क्या मामला है, मैं तो रिजाइन करके आया हूं, टिकट मुझको और जिताने का प्रयास भाजपा के लोगों को, चूंकि उनके पास पैसे हैं। नीतीश जी चूंकि इतने दबे हुए थे उन लोगों से कि उस वक्त उसकी जबान नहीं खुल पाई। मैंने समझ लिया, गांव में कुछ औरतें होती हैं, कभी कभी शौहर और बीवी का रिश्ता टूट जाता है, तलाक हो जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, छुप छुप कर मिलने की आदत उनकी होती है। मैंने वही देखा
कि नीतीश कुमार जी भले ही ऊपर से बीजेपी से अलग हो गए हो, लेकिन 14 के इलेक्शन में जो बीजेपी का उसने अंदर अंदर साथ दिया, तो मैंने कहा ये छुप छुप के मिलना मुझको गवारा नहीं, मैं रह जाऊंगा कुंवारा सही, लेकिन किसी आवारा लड़की से रिश्ता करूंगा नहीं। मैंने वही किया और क्या कहा, मैंने छोड़ दिया और उसको मुझे पागल कहा लोगों ने। लेकिन आपको पता है 18 महीने के बाद ही, 18 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार लौटकर बीजेपी में चला गया। मैंने देखी है, इन पेशानी की आंखों ने सिर्फ लोगों के चेहरे नहीं देखे हैं, 30-35 साल सियासी खिदमत ने, सियासी तजर्बे ने, सियासत के कुछ आने वाले दिनों का भी अंदाजा हमें लगाया है, महसूस करने की हमें तौफीक बख्शी है। मेरे भाइयों, आज हम बेसरो सामानी के आलम में निकल पड़े और हम जानते हैं कि ताकत तो तोपखानों में बहुत थी अंग्रेजों की, लेकिन जब इनकलाब जिंदाबाद के नारे सड़कों पे गूंजने लगे तो अंग्रेजों के सारे हथियार फीके पड़ गए थे। मैं जानता हूं कि इस वक्त बरसरे इक़्तिदार जो पार्टियां हैं उनके पास नौकरशाहों की मदद है, उनका डीएम इलेक्शन हराता और जिताता है, उनका एसडीओ हराता और जिताता है। अबुल कलाम के साथ जो हुआ उसकी जिंदा जारी आप तारीख देख रहे हैं। अबुल कलाम इलेक्शन हारा नहीं बल्कि उनको हरवाया गया। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता, ये सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी हम लड़ाई के लिए उठे हैं। किस बुनियाद पर उठे हैं? इसलिए उठे हैं कि सच्चाई पर बहुत दिनों तक धूल गर्द गुबार उड़े तो दरख्त के पत्ते जो हरे होते हैं वो भी हरियाली बाकी नहीं रहती, लेकिन कुदरत को जब रहम आता है, बारिश के कतरे जब टपकते हैं, मूसलाधार जब बारिश होती है तो पत्तों का असल रंगरूप निखर कर सामने आ जाता है। और मुझे उम्मीद है कि जब ये इनकलाब गांव-गांव पहुंचेगा और लोगों को ये बताएगा कि तुम ब्राह्मण हो सकते हो, राजपूत हो सकते हो, दलित पासवान हो सकते हो, तुम मुसलमान हो सकते हो, सिख हो सकते हो। इस देश में जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि धर्म तो अपना निजी मामला है, धर्म तो सोसाइटी का मामला है, धर्म उनके आस्था पर विश्वास करने वालों का मामला है। दूसरों के धर्म का आदर करो और अपने धर्म का पालन करो। यही हमारी कहने के लिए आई है कि धर्म के नाम पर लड़ो मत, दूसरे के धर्म का आदर करो। और देख लो, तारीख यही कहती है, साइंस भी यही कहता है कि भले ही हम अगर अख्तरुल ईमान आज मजदूर बनकर चला जाए पंजाब के खेतों में, काला कलौटा पासवान भाई की तरह मजदूर लगेगा। एक पासवान भाई के बच्चे को जिनका खाना पीना सही नहीं है, मेल न्यूट्रिशन है, उनको लेकर आ जाओ, एसी के इस पर रखो, 15 दिन के देखोगे उसका चेहरा बदल गया। ये गोरे रंग के गोरेपन से कोई खानदान का बड़ा नहीं हो जाता। संसार में जात से कोई बड़ा नहीं होता। मैं कहता हूं अगर जात से कोई बड़ा होता तो माँ के पेट से दलित जन्म लेता है, अगला जन्म नहीं लेता। माँ के सीने से सबकी प्यास बुझती है, एक ही मुंह है जो सब दवाला चिबाता है। जब ईश्वर ने पैदाइश में कोई फर्क नहीं किया तो ईश्वर ने जात पात की बुनियाद पर हमें अगला पिछला कब बनाया। हम ये कहते हैं कि हथेली पर कोई अग्नि जाति का आदमी भी रखे बड़ा ठंडा लगेगा, और कोई दलित भी रखे ठंडा लगेगा। कोई हिंदू रखे आग हाथ हथेली पे, हाथ उसका जलेगा। कोई मुसलमान रखे आग हथेली पे, हाथ उसका जलेगा। जब ये आग और बर्फ का टुकड़ा किसी इंसान के साथ फर्क नहीं कर सकता तो कौन लोग हैं जो जाति के नाम पर फर्क करने आए हैं। देखो, इंसान को अगर कोई महान बनाता है तो उसका चरित्र उसे महान बनाता है, चाहे वो गरीब के खानदान में क्यों नहीं रहता। मैं साधुवाद देता हूँ अगली पंक्ति में बैठे हुए, पिछली पंक्ति में बैठे हुए, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, राजपूत समाज के लोग हों, मंडल समुदाय के लोग हों, चाहे हमारे पासवान समुदाय के लोग हों, मुस्लिम हो, अंसारी हो, मुस्लिम के दरमियान में सैयद हो, शेख हो, अंसारी हो। देखो, ये जात बिरादरिया तो पहचान की चीज है। हमारे लिए तो एक ही नारा दिया रब्बे कायनात ने, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे अच्छा हुए जो अल्लाह का खौफ पैदा करे। बिलाल हबशी काला कलोटा है, कलमा पढ़ता है, नबी का प्यारा हो जाता है, और गोरा चट्टा अबू लहब कलमे से बेनियाज रहता है तो वो रांदे दरगाह हो जाता है। हम अपनी मिल्लत में जात बिरादरी के दरमियान में कोई फर्क नहीं करते। हमारे जो पैमाना है, जो इंसान सच्चा और अच्छा होगा उसका जात, उसका खानदान कुछ को वो हमें प्यारा होगा। मेरे माँ के गोद में पलने वाला भाई अगर चोर और लोफर होगा तो गर्दन के हाथ देकर महफिल से वो निकाला जाएगा। ये विश्वास अपने दरमियान में पैदा करना पड़ेगा।
आइए हम और आप अहद करें कि हम निजाम की तब्दीली के लिए, हम समाज में परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। हम आए हैं कि सच्चे लोगों का साथ दो। और वो लोग आज हो रहा है गठबंधन, क्या है आज दोनों एनडीए के लोग भी, नए गठबंधन के लोग भी मीटिंग कर रहे हैं। एनडीए को यह फिक्र है कि तीसरी बार सत्ते में कैसे आ जाऊं, और उसी भाजपा के साथ रहने वाले कई लोग आज दूसरे गठबंधन में हैं और वो कह रहे हैं कि सत्ता में कैसे आ जाऊं। किसी को सत्ता बचाने की फिक्र है, किसी को सत्ता पाने की फिक्र है। देश की जनता की तकदीर कैसे बदले इसकी फिक्र किसी को नहीं है। ये पार्टी एमआईएम उसी निजाम के लिए उठी है। आओ सब मिलकर अगले पिछले मजहब की दीवार मिटा दो, अपना पूजा करो, कोई नमाज पढ़ो, कोई कीर्तन करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ सब मिलकर देश को संभालो। देश इस वक्त सालिम लोगों के पंजों में है, समाज गलत लोगों के हाथों में है। और चूंकि समाज में बड़ी विसंगति हो गई है, देश के कुछ हिस्सों में विकास हो रहा है, राज्य के कुछ हिस्सों में विकास हो रहा है, राज्य के कुछ मुट्ठी में चुने हुए लोगों को विकास हो रहा है। वोट की कीमत बराबर है तो पढ़ने का हक भी बराबर, बीमार पड़े तो दवा का हक भी बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा लोगों ने नहीं किया है। इसलिए बिहार में एमआईएम पार्टी ने अपना नारा दिया है कि क्या कहोगे। अगर माइनॉरिटी के ताल्लुक से देखो तो गुजरात जलाया किसने? भाजपा ने। गोधरा का मामला किसने किया? भाजपा ने। गोधरा में ट्रेन जलाई गई, ट्रेन का वजीर कौन था? नीतीश कुमार। लेकिन भाजपा के लोगों ने बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का मामला करके आज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में दीवार खड़ी की। किसने? लेकिन उस बाबरी मस्जिद में ताला लगाया किसने? ये सारा सवाल आपके सामने में है। जब इन सवालों का जवाब सीने में तलाश कीजिएगा तो आपको लगेगा कि बीजेपी ने झगड़ा लगाया, गर्दन काटी, लेकिन कांग्रेस ने ही ताला लगाया था। बीजेपी ने गोधरा में तो गर्दन काटी, लेकिन भागलपुर में, मेरठ और मरियाना में इसी भाजपा के लोगों ने ही गर्दन काटा था। आपको लगेगा कि आज बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी मुक्त भारत बनाने की बात कर रहा है नीतीश कुमार, लेकिन बिहार के गंगा जमनी तहजीब, कर्पूरी की धरती में जहां लोग प्रेम से रहते थे, वहां घर घर अगर आरएसएस बीजेपी को किसी ने पहुंचाया तो उसका नाम है नीतीश कुमार। 75 सालों के बाद किसी माँ के 4 बच्चे हों तो एक मर जाए तो फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। शादी के 2 साल हुए हैं, बच्चा पैदा हुआ है,